मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? बताइएगा। मेरी आवाज क्लियर है? तो आप कहेंगे हाँ सर, आवाज तो आपकी क्लियर ही आ रही है। तो मैं कहूँगा भाई फिर तो ठीक है। अब शुरुआत कर देते हैं आज के लेक्चर का। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आज हम लोग मॉडर्न इंडिया में हैं। मॉडर्न इंडिया 1915 तक जो हम लोग पढ़ लिए थे वो पढ़ लिए थे। अब आज उसके आगे बढ़ेंगे, यही ना? आज उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो बस 2 मिनट मुझे दे दीजिए, मैं अपना ये जो टी शर्ट है वो चेंज कर सकूं और पूरे अड्डा का जो आपका गेटअप होता है उसमें आकर के आपको पढ़ाऊं। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो शुरुआत कर देते हैं आज के सेशन की। और हमेशा की तरह, अरे वॉइस आ रही है यार, वॉइस नहीं आ रही है? बताओ, आ रही है ना? नो वॉइस, नो वॉइस जी, वॉइस वॉइस नो वॉइस। हमको तो लग रहा है आवाज जा रही है। रुको बुला के पूछ ले रहे। आ रही होगी वॉइस यार, ऐसे कैसे कि आवाज ना आवे? तो चलो शुरुआत कर देते हैं आज के लेक्चर की और देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग के पास वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको कि आज पढ़ना है। वैसे तो आज लास्ट लेक्चर है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है, एक्स्ट्रा लेक्चर लेना ही पड़ेगा। ठीक है ना, एक्स्ट्रा लेक्चर लेना ही पड़ेगा। देखो अब पीपीटी भी ओपन हो चुकी है, पीपीटी भी ओपन हो चुकी है। और आज हम लोग कहां से कहां तक, 1915 यहीं तक हम लोग पढ़ लिए थे, यहीं तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, उससे आगे बढ़ेंगे। तो मुझे 1 मिनट चाहिए होगा आप लोगों का, मुझे 1 मिनट चाहिए होगा आपका कि मैं बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं तुरंत आ गया। ठीक है ना, तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आध 2 मिनट मैं ले लूंगा। ठीक है ना, तो बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा। हाँ गुजराती में मिल जाएगा दोस्त, 1 मिनट। अब माहौल सही है, अब हम लोग टॉपिक को आगे लेकर चल सकते हैं। अरे यार इतनी गर्मी बाहर पड़ रही है ना कि मतलब जब भाग करके आओ ना तो उसके बाद लगता है कि आदमी क्या पढ़ावे, कितना पढ़ावे, समझ रहे हो, वो वाली स्थिति बन जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो लास्ट लेक्चर जो लास्ट पॉइंट हम लोग का था वो 1915 पे था। यहाँ से गांधीयन एरा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी, इन लोगों के बारे में शुरू होता है। ठीक है ना, इन लोगों की बारे में शुरू होता है। तो मैं जानबूझ करके आज लेक्चर को नहीं खत्म करूंगा, कल से एक्स्ट्रा लेक्चर लगेगा तो लगेगा, आराम से पढ़ा जाएगा, एक एक पॉइंट को समझ के पढ़ा जाएगा, पूरा स्टोरी फॉर्म में और बहुत डेप्थ में जा करके पढ़ा जाएगा। क्योंकि जैसे कि मैंने ये कहा है कि
मॉडर्न इंडिया से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो फिर मेरा तो इस पे जाता ही है, ठीक है ना ध्यान। तो चलिए कि में, हाँ 9 तपा है हरियाणा में। हाँ तो हरियाणा में तो 9 दिन क्या, पूरे भारत में 9 दिन तप रहे हैं, खास करके नॉर्थ इंडिया। तो ये बात जान लो। यहाँ पे अब हम लोग ये सारी चीजें देखो, जैसे ये हिंदी में लिखा है यहाँ पे, तो सेम थिंग यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा है, ठीक है ना। सेम थिंग यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा है। और एक लोग बोल रहे हैं सर बाकी, गुरुबचन सिंह ने क्या बोला है देखें। एक लोग बोल रहे हैं सर बाकी टीचर्स ने भी ऐसा ही बोला था लेकिन एक्स्ट्रा क्लास नहीं लिया। सब में हम में अंतर है लल्ला, हम हैं, हम कर ले जाएंगे, तुम टेंशन ना लो। अब तुम ये सोचो, आज हम 1915 से 25 पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, चाहते तो लाके 1947 ला देते, लेकिन नहीं, उसका रीजन है आराम से पढ़ो। आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या पढ़ी है, जीना है कई वर्षों। ये चाणक्य की रफ कॉपी में लिखा था, तो उसके लिए मत परेशान हो तुम, ठीक है। ये चाणक्य की रफ कॉपी में लिखा था और हम उसको पढ़ लिए थे, तो मेरे ऊपर मतलब वो लागू होता है। हम आराम आराम से ही पढ़ाना चाहते हैं। क्या करेंगे राजधानी एक्सप्रेस की तरह, क्या कोई परसों एग्जाम का डेट है क्या, नहीं है, तो कल भी एक्स्ट्रा पढ़ लो, नहीं खत्म हुआ तो परसों भी पढ़ लो। हम तो शुरू से, तो वही सब बात है। अब देख लो पीपीटी सब लोग तुम लोग देख लिए हो, अब मैं जा रहा हूँ लिख लिख के पढ़ाने, ठीक है ना। अब हाँ, अब लिख लिख करके पढ़ाने जा रहा हूँ, ये देखो अब ये सब हटाओ, अब मैं लिख लिख के पढ़ाऊंगा। तो यहां से मैं, तो सब लोग 111 लिखो, ठीक है ना, 111 लिखो। अच्छा एक बात, अब 111 लिखने के बाद अब शुरुआत करते हैं मॉडर्न इंडिया की, शुरुआत करते हैं वो वहां से 1915 से। आपके कमेंट में रोक रहा हूं, ठीक है, आपके कमेंट में रोक रहा हूं, ठीक है, कमेंट मैंने रोक दिया। और इसमें आ जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, हाँ 1915, 9 जनवरी 1915, ये वो ऐतिहासिक दिन था। 9 जनवरी 1915 ईस्वी, ये वो ऐतिहासिक दिन था जब आपके मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम लोग गांधी जी कहते हैं, एम के गांधी, इनका भारत में आगमन हुआ। वैसे तो इनका जन्म ही भारत में हुआ था, 1869 में इनका जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था, और गुजरात में हुआ था, पोरबंदर के समीप। लेकिन ये जन्म लिए, पले बढ़े, फिर 1889 में ये क्या वकालत, बैरिस्टर की पढ़ाई पूरा किए, जिसे आप वकील कहते हो, एडवोकेट कहते हो। इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई लंदन से पूरा किया। उसके बाद फिर ये 1893 में, अमीर घर से थे, अच्छे घर से थे, 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका चले गए, दक्षिण अफ्रीका एक केस के सिलसिले में। और उस दक्षिण अफ्रीका में जाकर के इन्होंने 1895-96 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की, वहां पे नटाल कांग्रेस की स्थापना की। वहीं जाकर के इन्होंने 1907 ईस्वी में सत्याग्रह का प्रयोग किया। ये सब दक्षिण अफ्रीका में कर रहे हैं गांधी जी, सत्याग्रह का प्रयोग किया, विदेश में सत्याग्रह का प्रयोग किया। यहीं पर रहकर इन्होंने 1904 में, वैसे तो 1903 किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना, 1903 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का भी संपादन शुरू किया, मैगजीन का, इंडियन ओपिनियन नामक मैगजीन का भी संपादन शुरू किया। ये इनका क्रम है दक्षिण अफ्रीका में, कि ये वकालत की पढ़ाई लंदन से पूरा किए, दक्षिण अफ्रीका गए। कभी कभी ये भी पूछ देता है किस कंपनी के मुकदमे के सिलसिले में गए थे, तो ये दक्षिण अफ्रीका गए थे ड्यू टू अब्दुल्ला एंड कंपनी, अब्दुल्ला एंड कंपनी के मुकदमे के सिलसिले में, वकील थे तो गए थे। इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। साथ ही साथ ये भी याद रखना कि इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही 1910 ईस्वी में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना भी की थी, टॉलस्टॉय फॉर्म की भी स्थापना की थी दक्षिण अफ्रीका में।
और साथ ही साथ एक पॉइंट ये भी याद रखना कि दक्षिण अफ्रीका में इन्हें लोग भाई के नाम से बुलाते थे और कूली बैरिस्टर के नाम से बुलाते थे। कूली बैरिस्टर के नाम से बुलाते थे, कूली बैरिस्टर। दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान इन्हें जूलू पदक, ठीक है ना, जूलू पदक से सम्मानित भी किया गया था। जूलू पदक से सम्मानित। अब ये मैंने एक साइड ये सब क्यों लिख दिया, इसलिए कि ये आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना, ये आपके एग्जाम में पूछता है। अब वो लोग सोचो, एक जनरल बात करना लल्ला, और ये आदमी, ये जो मोहनदास करमचंद गांधी है, जब ये आते हैं तो ये 1914 ईस्वी में, चूंकि 1914 से लेकर 18 तक वर्ल्ड वार चला था, एक और काम करते हैं, लौटते समय लंदन में हॉस्पिटल की स्थापना, लंदन में हॉस्पिटल, ठीक है ना, हॉस्पिटल की स्थापना। इन्होंने लंदन में हॉस्पिटल की स्थापना की भारतीय लोगों के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वार जब चल रहा था तो ये कुछ काम के सिलसिले में लंदन गए थे गांधी जी। तो वहां पे इन्होंने देखा कि विदेशियों को, ठीक है ना, विदेशियों को तो वो क्या कहा जाता है, आपके वो कर दिया जाता है, विदेशियों को तो उपचार मिल रहा है, लेकिन भारतीयों को उपचार नहीं मिल रहा है। तो उन भारतीयों के लिए इन्होंने क्या किया कि लंदन में हॉस्पिटल की स्थापना कर दी कि उनको भी उपचार मिले। जितने लोग गांधी के विरोध में रहते हो, मैं यहाँ पे आपके कमेंट ओपन करूंगा, एक बात, जरा दो बातें बहुत गौर से सोचना। ये वो गांधी, आज आपके पास क्या इतना पैसा है कि लंदन में जमीन खरीद लोगे? लंदन की छोड़ो यार, अपने कॉलोनी में सबसे अच्छी जगह जमीन खरीद पाओगे? दिल्ली में जमीन खरीद पाओगे? नहीं ना। लेकिन उसके बावजूद ये आदमी उस समय इतना रिच घर से बिलोंग करता था, लंदन में जाके पढ़ाई किया। जो लोग इनके व्यक्तिगत जीवन पे क्वेश्चन मार्क उठाते हैं गांधी जी के, वो जरा अपने गिरेबान में झांक के देखें कि अगर आज उनके पास इतना पैसा हो और उनका देश गुलाम हो तो क्या करेंगे। समझ रहे हो ना गांधी जी पे। और एक बात, हाँ, आई एम नॉट गांधी एडवोकेट, मैं गांधी का वकील नहीं हूं, लेकिन मैं उस बात का पक्षधर हूं कि जो सही है वो सही है। भगत सिंह जी महान थे, हैं, रहेंगे। गांधी जी महान थे, हैं, रहेंगे। कभी इस बात को भी सोचना कि कोई यूपीएससी का जो लड़का तैयारी किया हो, आईएएस पीसीएस निकाला हो, वो गांधी जी को रेयर ही कोई कुछ भला बुरा बोलता हो। जो एसएससी की तैयारी करते हैं, ग्रुप डी, जीडी, एमटीएस, ये वाले लड़के गांधी जी पे उंगली जरूर उठाते हैं। ये बात ध्यान से सोचना। कभी अपने ना शीशे के सामने खड़ा होना, शीशे में आंख डाल करके देखना कि गांधी के ऊपर कितनी किताब पढ़े हो कि तुम गांधी जी जैसे व्यक्तित्व पे क्वेश्चन मार्क उठाते हो। अरे अपने मौसी, मौसा, अड़ोसी, पड़ोसी, नाना, नानी, यूट्यूब, यहीं से सुने होगे ना कि गांधी जी भगत सिंह को नहीं बचा पाए। जिस दिन किताब उठा के पढ़ लोगे ना, उस दिन तुम्हारे दिमाग का भेजा खुल जाएगा और एक दो राइटर नहीं 10 राइटर पढ़ना पड़ेगा। वो जो 4 लोग यूट्यूब पे आके बोल देते हैं, वो गांधी के जीवन का आकलन करेंगे। 213 देश, यूनाइटेड नेशन में लिस्टेड 193 देश, उनमें से 133 देशों में गांधी की मूर्ति, गांधी की प्रतिमा लगी है। वो इंग्लैंड जो हम लोग के ऊपर शासन किया, 4 जूता मार के हम लोग को बैठाया, सच बात यही है। बुरी लग सकती है ये बात, ठीक है ना, सच बात यही है कि हम लोग को 4 जूता मार के इंग्लैंड वाले शासन किए हैं। मार के नहीं शासन किए हम लोग के परदादाओं आकाओं को। और उस इंग्लैंड की संसद में आज गांधी की मूर्ति लगी है। इंग्लैंड में लोग घुसते समय पहले ऐसे गांधी की मूर्ति के आगे सर झुकाते हैं, फिर जाते हैं। इसने वो मुकाम हासिल किया है। टुटपुजिया लोगों के बोल देने से, जो ससुरे एक टाइम खा लें, बाइक के लिए लोन लेना पड़े, जिनको एक कार खरीदना पड़े तो ईएमआई भरना पड़े, वो लोग गांधी पे विचार देते हैं। सच बात नहीं है? वो गांधी पे विचार देते। ये वो गांधी जो 1914 में लंदन में जमीन खरीद के हॉस्पिटल बना दिया, अपने लिए नहीं बनाया था, भारतीय लोगों के लिए बनाया था। तो ससुरे आ जाते हैं कि गांधी जी ऐसे तैसे, गांधी जी आ जाए तो पैंट में तुम लोग टॉयलेट कर दोगे, गांधी जी आ जाए तो। मुझे इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि लोग पूरे इतिहास को जानते नहीं, और कुछ मास्टर ऐसे हैं। इतिहास में एक चीज और लल्ला हुआ है, जैसे मान लो कि मैं मराठा हूं, 1 मिनट के लिए सपोज करना, तो मैं क्या कहूंगा, छत्रपति शिवाजी महाराज से ऊपर कोई है ही नहीं था, ऊ ना होते तो मुगल की ऐसी की तैसी। अब मान लो कि मैं राजपूत हूं, महाराणा प्रताप से आगे कोई था? ला, अब महाराणा प्रताप आ गए। अब मान लो कि मैं क्रांतिकारी, भगत सिंह जैसा तो कोई था ही नहीं।
अरे तुम अलग अलग बटे हुए हो, भारत जैसा कोई है इस पे कोई बात करता है? भारत जैसा लोग जातिवाद की बात करते हैं, क्षेत्रवाद की बात करते हैं। तुम यूट्यूब उठा के देख लेना, कुछ छटे हुए टीचर, कुछ छटे हुए मास्टर हैं जो एक लोग का एक एजेंडा पकड़ते हैं। भारत की बात नहीं करेंगे, वो एक मतलब उसकी बात करेंगे, क्या कहेंगे, एक जाति, एक राजा, एक नेता, एक वर्ग विशेष, एक क्षेत्र विशेष की वो बात करते हैं। फिर उनके शॉर्ट्स भी वायरल होते हैं कि 3-3 लाख व्यूज हैं, 5-5 लाख उस पर लाइक पड़े हैं। लगता है अरे गजब बोल रहा है वो व्यक्ति, खाक गजब बोल रहा है। जो भारत के एक पहलू को पकड़े वो क्या गजब बोलेगा यार, समझ रहे हो? वो एक्चुअली वो उसी जाति से बिलोंग करता होगा, उसी क्षेत्र, जो भी व्यक्ति, जैसे मान लो बाय द वे के लिए मान लो मैं महाराणा प्रताप या छत्रपति शिवाजी महाराज या भीमराव अंबेडकर जी या भगत सिंह जी या गांधी जी, तुम मेरा बैकग्राउंड चेक करना ध्यान से, देख लेना मैं कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर मानसिकता का काटा हुआ कीड़ा रहा हूंगा, जो एक पर्टिकुलर मानसिकता का व्यक्ति इस पर्टिकुलर बात को मतलब कि उठाता रहता है। उसका अपना तो कोई अस्तित्व तो है नहीं। ऐसे लोग गांधी जी पे, ठीक है ना, ऐसे लोग गांधी जी पे क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। खैर, ठीक है ना, तो चलो, तो मैं अभी इसको रोक दे रहा हूं क्योंकि अगर मैं हिस्ट्री में डूबूंगा तो ज्यादा डूबता हूं। खैर, तो गांधी जी ने ये सारी चीजों की स्थापना की, फिर वो महान दिन भी भारत के हिस्से में आया। हाँ, एक लोग आ गए, अभी मैं इस पे बात नहीं करने जाऊंगा कि वो क्या कहा जाता है, गांधी जी और नाथूराम, तुम्हारा सिलेबस है, मूड में आया ना तो अभी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, मैं उस पर भी बात करूंगा। ठीक है, मैं उस पर भी बात करूंगा, ठीक है ना। तो मोहनदास करमचंद गांधी, अच्छा एक तुम लोग को और इसी बीच में एक तुम लोग को और बात बता दे रहा हूं। गांधी जी 1933 से लेकर के लल्ला 1900 करीब करीब 40 तक देश की राजनीति से अलग थे। इन्होंने आजादी के लिए इस समय कोई काम नहीं किया है, ये लगभग आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना, ये लगभग आप लोग जानते होंगे कि हाँ सर, ये आजादी के लिए गांधी जी, तो क्या मैं ये कहना चाहता हूं 1923 से 40 में देश का ठिका 33 से 40 सिर्फ गांधी के पास था, आजादी के लिए और कोई काम नहीं हो सकता था। कोई आंदोलन इस समय बता दो, कोई बड़ी घटना इस समय बता दो, तो क्या गांधी के ऊपर ठिका था देश को आजाद कराने का? बताइएगा, गांधी जी के ऊपर कोई ठिका था क्या? देखो, ये व्यक्ति देश की आजादी से इस समय अपने आप को अलग रखा था, साफ सफाई के काम में, स्वच्छता अभियान में, रोजगार अभियान में लगे हुए थे। तो क्या उस समय भीमराव अंबेडकर नहीं थे, कि उस समय मदन मोहन मालवीय नहीं थे, कि जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, कि सुभाष चंद्र बोस जी नहीं थे? सब लोग थे। तो एक भी क्रांति क्यों नहीं हुई इस समय? जब गांधी आता था तभी क्रांति क्यों होती थी, तभी आंदोलन क्यों होता था? क्या ये क्वेश्चन इतिहास में पूछा नहीं जा सकता? तुम सच बताओ, क्या ये नहीं पूछा जा सकता कि ऐसा क्या वजह है कि एक भी क्रांति नहीं हुई थी? एक लोग लिख रहे हैं वर्ल्ड वार, वर्ल्ड वार के समय ही 1919 में हम लोग क्रांति किए थे। 1914 से 19 वर्ल्ड वार ही चल रहा था, 1939 से 45 ये लो, तुम कह रही हो ना, एक लड़की लिखी कि वर्ल्ड वार के कारण 1939 से 1945 यही वर्ल्ड वार चला है ना, यही वर्ल्ड वार चला है ना। ये लो, 1942 में भारत में क्रांति हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी किए थे। अब क्या कहोगी, अब क्या कहोगी तुम? निधि, आ गया आंसर? तो कई ऐसी बातें हैं, ठीक है ना। हाँ, राहुल लिख रहा है सब अपने काम में बिजी थे, ठीक है। ऐसी, देखो मेरा ये कहना है कि मेरे देश का हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महान था, शहीद आजम भगत सिंह जी से लेकर के भीमराव अंबेडकर जी से लेकर के गांधी जी तक। हम अपने देश के किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पे क्वेश्चन उठाने की औकात नहीं रखते हैं। भगत सिंह जी महान थे, अंबेडकर जी महान थे, गांधी जी महान थे। अब वो बेवकूफ हैं जो गांधी जी, भगत सिंह जी, अंबेडकर जी पे क्वेश्चन उठाते हैं भारतीय होकर के। अरे उठाना है तो जाकर के अंग्रेज पे उठाओ, भारतीय में भिड़े रहते हो, ई महान थे, ई वाले महान नहीं थे। अरे गजब के रह गए, गजब के रह गए तुम लोग, ठीक है ना। खैर, भावनाओं में बह गया, भावनाओं में बह गया, ठीक है ना, भावनाओं में बह गया। अब चलो, अब मैं कमेंट रोक रहा हूं, नहीं तो फिर आज में कुछ नहीं हो पाएगा, भाग कमेंट रुकेगा, ठीक है ना। तो चलो अगले पे आते हैं। अब आते हैं हम लोग, नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। तो ये गांधी जी की उपलब्धियां 1915 में ये भारत के लिए निकले।
जब ये भारत आए उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इनसे मिलने दक्षिण अफ्रीका में गोपाल कृष्ण गोखले गए हुए थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी के कहने पे जब ये 1915 ईस्वी में 9 जनवरी को भारत आए तो इन्होंने भारत भ्रमण शुरू किया, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इनसे कहा था कि अगर गांधी तुम्हें भारत को समझना है तो भारत की आत्मा गांवों में बसती है, गांव जाओ, विलेज में जाओ, अलग अलग जगह टहलो, तब तुम्हें भारत के बारे में समझ में आएगा। चूंकि 9 जनवरी को गांधी जी भारत आए थे और गांधी जी को भारत का सबसे बड़ा प्रवासी कहा जाता है, यही वजह है कि उस दिन हम लोग एनआरआई डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अब इसके बारे में स्टैटिक का पोर्शन, ये सबसे पहली बार 2003 में मनाया गया, नई दिल्ली में मनाया गया और लक्ष्मी मल सिंघवी समिति की अनुशंसा पर मनाया गया। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति इसके लिए बनी थी, उसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो उन्होंने कहा कि यार चूंकि 9 जनवरी को 1915 में गांधी जी आए थे तो क्या हम उसके याद में कुछ, तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति बनी। सिंघवी समिति ने कहा कि हाँ बिल्कुल, हम गांधी जी की याद में प्रवासी भारतीय दिवस या फिर मेरे भाई एनआरआई डे मना सकते हैं। तो 9 जनवरी को मनाया जाने लगा 2003 से एनआरआई डे, गांधी जी की याद में, सम्मान में। ये आने के बाद जब भी कोई व्यक्ति कहीं आता है तो सबसे पहले इन्होंने अपने रहने की व्यवस्था करता है। इन्होंने 1916 ईस्वी में अपने रहने की व्यवस्था की और इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की गुजरात में, साबरमती आश्रम, ठीक है ना, साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसी 1916 ईस्वी में एक और स्थापना हुई जिसे आप कहते हो बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना, ठीक है ना। ये तो गांधी जी खुद किए थे, बाई गांधी जी, साबरमती आश्रम की स्थापना बाई गांधी जी। और बीएचयू की जो स्थापना थी वो किया था आपके मदन मोहन मालवीय जी ने द्वारा, मदन मोहन मालवीय जी, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा। इसी बीएचयू की स्थापना में अब गांधी जी अपने गुरु जो थे, पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी के कहने पे पूरे भारत में भ्रमण में थे। उस भारत में भ्रमण और बीएचयू से आए इनविटेशन के कारण गांधी जी बीएचयू गए और वहां पे अपना प्रथम जन भाषण दिया। अगर आपसे पेपर में कभी पूछता है कि गांधी जी ने भारत में पहला पब्लिक भाषण, जन भाषण कहां पे दिया, तो फर्स्ट पब्लिक जो स्पीच था उनका वो बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना दिवस में दिया था, ठीक है ना। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना दिवस में दिया था गांधी जी ने अपना पहला भाषण। उसके बाद इसी 1916 में वो कांग्रेस जो गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग और कांग्रेस टूट गई थी, वो भी 1916 ईस्वी में सूरत में, हमने हालांकि वो कांग्रेस के अधिवेशन में आपको पढ़ाया था, राप्ती नदी के किनारे रास बिहारी घोष की अगुवाई में क्या हो गई, एक हो गई थी। खैर 1916 में ये हुआ। गांधी जी की एक किताब है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। उस किताब में गांधी जी ने, आप देखोगे तो गांधी जी ने उसमें अपने तीसरे या चौथे चैप्टर में मेंशन किया है कि मैं जहां कहीं भी जाता था एक व्यक्ति मेरे पीछे पीछे हमेशा चला करता था और मैं हर मीटिंग में, हर गांव में उसको नोटिस करता था और वो व्यक्ति था राजकुमार शुक्ला। एक बार मैं कलकत्ता गया तो मैंने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बोला मैं जहां भी जा रहा हूं, जिस भी गांव जा रहा हूं, आप मेरे पीछे पीछे क्यों आते हो। तो राजकुमार शुक्ला जी ने, जो कि बेसिक बिहार के थे, उन्होंने कहा गांधी जी मैं हूं बिहार के चंपारण से। बिहार में एक जिला है गांधी जी, पूर्वी चंपारण, वहां पे हम लोग को मजबूर किया जाता है नील की खेती, इंडिगो जो नहीं नील वील होता है व्हाइट कलर की शर्ट में जो डाला जाता है, नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता है। अब हमारे यहाँ खेत जो है वो कट्ठा में मापा जाता है, जैसे नहीं एकड़ बीघा बिस्वा में खेत मापते हैं, तो हमारे यहाँ 2/3 खेत पे या कट्ठा पे क्या होता है, नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता है। उससे क्या होता है कि ये खेत बंजर हो जाता है, बंजर हो जाता है। तो चूंकि ये 3 कट्ठा पे हमेशा करने को कहा जाता है, तो मैंने वहां पे एक आंदोलन चलाया है जिसे कहा जाता है 3 कठिया आंदोलन। 3 कठिया, ठीक है ना, 3 कठिया आंदोलन। आप प्लीज उस आंदोलन में चलें। और यह आंदोलन मैं 1917 इसी वर्ष से शुरू किया हूं। इसे चंपारण आंदोलन के नाम से भी गांधी जी जाना जा रहा है। प्लीज चलिए और हम लोगों को, आप तो एक बड़े वकील हैं,
अंग्रेजों से हम लोग को छुटकारा दिलाइए, जमींदारों से नील की खेती रोकवाइए। राजकुमार शुक्ला के कहने पे यह आंदोलन गांधी जी का नहीं था, यह आंदोलन था राजकुमार शुक्ला जी का, ठीक है ना। राजकुमार शुक्ला जी पे कहने पे गांधी जी कहां पहुंच गए? चंपारण। और यहां पे सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग भारत में, याद रखना। वैसे तो सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने 1907 में दक्षिण अफ्रीका में कर लिया था, लेकिन अगर पूछे भारत में कब किया था, तो भारत में गांधी जी ने 1917 ईस्वी में सत्याग्रह का प्रयोग किया, ठीक है ना, सत्याग्रह का। तो भारत में इन्होंने बाद में किया है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने पहले ही कर लिया था सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग भारत में। मैं बार बार ये वर्ड दोहरा रहा हूं, भारत में प्रथम प्रयोग। और गांधी सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, ये भी पेपर में पूछा है। सत्याग्रह मतलब सत्य के ऊपर अडिग रहते हुए अपनी सही बात को बार बार आग्रह पूर्वक कहना, दैट इज सत्याग्रह। आग्रह पूर्वक कहना सत्याग्रह। सत्याग्रह का प्रयोग किया, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, और फिर क्या था, चंपारण आंदोलन या तीन कठिया आंदोलन सफल रहा, और गांधी जी यहाँ पे बड़े मतलब जाने माने व्यक्ति हो गए। अपना काम खत्म करने के बाद 1917 में ये वापस लौट आए इंग्लैंड, वहां आपके गुजरात। तो यहाँ पे 1918 ईस्वी में जब ये पहुंचे तो वहां पे अहमदाबाद, ठीक है ना, अहमदाबाद में अपने एक मित्र के यहाँ गए हुए थे। मित्र क्या, उनका चेला हुआ करता था यूं समझिए, और उनका नाम था जमुना लाल बजाज। ये वही जमुना लाल बजाज हैं जिनकी आज बजाज स्कूटर चलती है, बजाज कंपनी चलती है। तो गांधी जी के अहमदाबाद के जितने भी बड़े अमीर अमीर लोग थे, मतलब आज के संदर्भ में कहें तो मुकेश अंबानी जैसे लोग गांधी जी के उस समय दोस्त थे। उन्हीं में से एक थे जमुना लाल बजाज। ये तो गांधी जी के इतने भक्त आदमी थे कि अगर ये गांधी जी का पैर सुबह शाम नहीं छूते थे तो ये कहते थे मेरा दिन ही नहीं बीतता है। ऐसे भक्त टाइप के व्यक्ति ये थे। और यही वजह है कि जमुना लाल बजाज को गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है। गांधी जी का फिफ्थ सन। गांधी जी को 4 लड़के हुआ करते थे, लेकिन पांचवा पुत्र जमुना लाल बजाज को कहा जाता है। इनसे अंग्रेज भी पैसा उधार मांगते थे, और यही वजह है कि इनको अंग्रेज राय बहादुर की उपाधि दिए हुए थे। राय बहादुर। अंग्रेज भी, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे उस समय, बजाज कंपनी की नींव डाले हुए थे, तो अंग्रेज भी इनसे अपना व्यवहार मेंटेन रखते थे। अंग्रेज भी बड़े आदमी से क्यों बिगाड़े, चलो भारत का बड़ा आदमी है, ठीक है भाई। अब जरा मेरे एक और बात का आंसर करना तुम लोग। अब सोचो कि गांधी जिसके दोस्त इतने बड़े बड़े थे, क्या उसे देश की आजादी के लिए लड़ने की जरूरत थी? अगर उनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट इधर उधर की चीजों में रहता, वो पूरा करते। भाई लंदन में जाके जो पढ़ाई किया, दक्षिण अफ्रीका में जो जाके ऐश की जिंदगी प्रिंटिंग प्रेस करके चला रहा है, जो व्यक्ति फिर लंदन में जाके हॉस्पिटल बना दे रहा है, अगर चलो मान लिया कि वो चरित्र भ्रष्ट या कुछ भी, तो उसको जरूरत था भारत के लिए आके बिना कपड़े के एक धोती पहन करके आजादी के लिए लड़ने की? शायद नहीं। वो जो चाहता वो कर लेता। क्या ये कॉमन सेंस की बात नहीं है? आज के संदर्भ में सोचो कि अगर मुकेश अंबानी तुम्हारा ऐसा दोस्त है कि जो 3 बार तुम्हारे पैर छूते हो कि सर सर सर, और मुकेश अंबानी जैसे दसों, और तुम मान लो या हम मान लो गंदे नेचर के हों, तो क्या हमें जरूरत पड़ेगी कि हम देश की आजादी के लिए अंग्रेजों का लाठी खाएं, जाके 4 साल जेल में बैठे रहें, 20-20 दिन भोजन न करें, बीमार पड़े रहें, मुंह से थूक निकल रहा है, बेहोश पड़े रहे? ये तुम करोगे? सच सच ध्यान से सोच के बताना। नहीं करोगे ना लल्ला, प्रैक्टिकली नहीं करोगे अगर तुम्हारा बेसिक नेचर ही बदमाश अय्याश टाइप का होगा तो। लेकिन लोग फिर भी गांधी पे आरोप लगाते हैं। तो ना, जब बातों को जब पूरा जानोगे ना तो सही समझ में आएगा। तो ये जमुना लाल बजाज जैसे लोग जो कि मिल स्ट्राइक वाले थे, ये लोग, ठीक है ना, ये लोग गांधी जी के चेला थे। तो गांधी जी अहमदाबाद गए हुए थे। अहमदाबाद गए तो गुजरे रोड से, तो देखे कि जो अहमदाबाद में मिल वगैरह है, नहीं गन्ना मिल, चीनी मिल, कपड़े की मिल, वहां कपड़े की मिल थी, मिल समझते होगे। तो अहमदाबाद में मिल के बाहर स्ट्राइक हुआ पड़ा था, हड़ताल हुआ पड़ा था। गांधी जी जब गुजरे तो कहे ये मिल मजदूर, ये मजदूरों ने हड़ताल किया था।
और गांधी जी गए किसके पास थे? मिल मालिकों के पास। मिल मालिक तो उनके दोस्त थे। तो गांधी जी वहां कार से गुजरे तो कहे ये तुम्हारे मिल के बाहर इतना मजदूर धूप में क्यों बैठे हुए हैं, ये इतना हो हल्ला क्यों मचा रहे हैं? तो जो मिल एसोसिएशन था, वो गांधी जी के सब अमीर व्यक्ति दोस्त थे, सब बोले अरे ये ऐसे ही कह रहे हैं, इनको बोनस चाहिए। तो गांधी जी बोले किस बात का बोनस चाहिए? तो ये मिल मालिक लोग बोले हम लोग 24% बोनस हर साल देते हैं, इस बार भी हम कह रहे हैं उतना ही देंगे। तो मजदूर ये कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग के यहाँ प्लेग फैला हुआ है, हमें बोनस ज्यादा चाहिए। कुछ किताब प्लेग लिखते हैं, कुछ किताब हैजा लिखते हैं। गांधी जी थोड़ा देर मिल मालिकों के साथ रहने के बाद धीरे से गेट के बाहर, और ये सब गांधी जी ने अपनी किताब में लिखा हुआ है और उन समय के राइटर्स ने लिखा हुआ है। सिर्फ गांधी की किताब में ही नहीं, उस समय के कई राइटर्स की किताब में ये बातें मिलती हैं। तो ये पहुंच गए मजदूरों के बीच, पूछे, सब बोले हुजूर हम लोग के पास प्लेग फैला हुआ है और आपके जो दोस्त लोग हैं, हम लोग कह रहे हैं इस बार कुछ पैसे ज्यादा दे दो, बच्चे मर रहे हैं, पत्नी मर रही है, लोग खाए बिना मर रहे हैं, तो ये अपनी बात पे अड़े हुए हैं, हम लोग इन्हीं के मजदूर हैं, तो कह दीजिए। गांधी जी कहे तुम लोग बात सही कह रहे हो, तुम्हारी तरफ से अनशन पे बैठता हूं। गांधी जी यहाँ पे मजदूरों के पक्ष में फिर मिल के अंदर गए ही नहीं, प्रथम अनशन, ठीक है ना, गांधी जी पहली बार अनशन पर गए। अनशन मतलब न पानी पीना है न खाना खाना है, और उसका भी प्रथम अनशन पे किया गया गए। उसका वजह क्या था कि जब गांधी जी 1-2 घंटे बैठ गए तो इसी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे उनकी एक सिस्टर थी, वो गांधी जी के लिए भोजन लेके आ गई कि अच्छा ठीक है आप हड़ताल पे बैठे रहिए, उनको भैया भैया कहती थी, लेकिन आप खाना तो खा लीजिए। तो उस समय गांधी जी का था कि ये तो दोगलापन हुआ, बैठूं मैं मजदूरों के साथ, हड़ताल करूं मजदूरों का और खाऊं मिल मालिकों का, तो ये दोगलापन हमसे नहीं होगा, ना मैं पानी पीऊंगा ना खाना खाऊंगा, मैं रहूंगा अनशन पे अनटिल अनलेस जब तक कि मेरे दोस्त 24% का बोनस न बढ़ा दें। फिर गांधी जी के आगे मिल मजदूरों को मालिकों को झुकना पड़ा, ये 24% का बोनस 35% किया गया और ये आंदोलन भी सफल रहा। ये गांधी जी के जीवन का पहला जन आंदोलन था, क्योंकि इससे पहले वाला जो था वो राजकुमार शुक्ला ने शुरू किया था, ये वाला गांधी जी ने शुरू किया। ठीक है ना, प्रथम जन आंदोलन क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट इसी ईयर 1918 में ही, इसके बाद इसी 1918 में आपके एक जगह था गुजरात में, दैट इज नेम खेड़ा, आपने नाम सुना होगा। खेड़ा आंदोलन हुआ। ये क्यों हुआ सर? खेड़ा के पास सूखा पड़ गया था, फैमाइन पड़ गया था, ड्रॉट पड़ गया था, और इस सूखे में भी इनसे कर टैक्स मांगा जा रहा था। गांधी जी गए और यहां किसानों की तरफ से नारा दिया, कर नहीं, नो टैक्स। ठीक है ना, गांधी जी ने यहां पे क्या नारा दिया? नो टैक्स। नो टैक्स का स्लोगन गांधी जी ने दिया। यही वजह है कि इस आंदोलन को हम लोग कर नहीं आंदोलन कहते हैं, या फिर हम इसे कर नहीं आंदोलन कहते हैं, नो टैक्स मूवमेंट भी कहा जाता है। और ये गांधी जी के जीवन का पहला किसान आंदोलन था। अब कुछ लोग के मन में आएगा सर वो किसान आंदोलन नहीं था क्या जो नील की खेती के लिए था? तो वो गांधी जी का थोड़ी था, वो राजकुमार शुक्ला जी ने शुरू किया था, वो राजकुमार शुक्ला जी ने शुरू किया था, ये गांधी जी ने शुरू किया था किसानों के लिए। तो गांधी जी के जीवन का प्रथम किसान आंदोलन, ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें एग्जाम में मार्क्स दिलाते हैं। प्रथम किसान आंदोलन ये गांधी जी के जीवन का, ठीक है ना, ये भी सफल रहा। अब अंग्रेज 1914 से 18 में वर्ल्ड वार में बिजी थे। वर्ल्ड वार के समय सब गांधी जी को 3 आंदोलन में सफल हो गए, तो गांधी जी की इमेज अच्छी बन गई थी। तो सब अंग्रेज बुलाए गांधी को, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। गांधी जी गए, बोले हाँ बताइए। बोला ऐसा है कि इंग्लैंड वर्ल्ड वार में फंसा हुआ है, अगर गांधी तुम भारतीय सेना को इंग्लैंड की तरफ से लड़ने के लिए तैयार कर दो तो हम तुम्हारी कई मांगे भारतीयों के दुर्दशा की मान जाएंगे कि भैया हम इनकी दुर्दशा नहीं करेंगे, तुम्हारी बातों को मानेंगे, भारतीयों को अच्छी स्थिति में ला देंगे। गांधी जी बोले ठीक। फिर गांधी जी 1918 में जगह जगह 17 में भी भाषण दिए थे जुट करके कि इंग्लैंड की तरफ से लड़ो, इंग्लैंड की तरफ से लड़ो। यही वजह है कि गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट, दलाल कहा गया। भारतीय नेताओं की वजह से भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी गांधी जी को कहा गया, क्योंकि इनसे इस काम से क्या थे, लोग इनसे दुखी थे, जो भारत के बड़े बड़े नेता थे। यहां पे गांधी जी समझ ही नहीं पाए अंग्रेजों को, इनको लगा नहीं जो अंग्रेज कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे, ये शुरू में अंग्रेजों की बात माने गांधी जी।
अंग्रेज वर्ल्ड वार 1919 में जीत गए। जब वो 1919 में वर्ल्ड वार जीते तो उन्होंने तुरंत, गांधी जी पहुंचे उनके पास कि देखिए अब आप लोग जीत गए, आप मेरी बात मत सुन लीजिए। तो अंग्रेज के पागल हो गए हो तो तुम्हारी बात सुनेंगे, एक थप्पड़ मारेंगे भग जाओगे उधर, भाग यहाँ से, नालायक कहीं का। तो गांधी जी कहे यार तुम लोग तो धोखा दे रहे हो। तो सब बोले हाँ तो क्या कर लोगे, कर रहे हैं धोखा, अरे तुमको यूज करना था कर लिए। अब गांधी जी को पहली बार जीवन में समझ में आया कि ये अंग्रेज हत्यारे हैं, ये देश के लिए लुटेरे हैं। तब इन्होंने बोला, तब इनके जीवन का बयान आया था कि अंग्रेजी हुकूमत का साथ देना इंसानियत के खिलाफ बगावत के समान है, और मेरे जीवन की ये पहली और आखिरी भूल जो मैं अंग्रेजों पे विश्वास किया, मर जाऊंगा लेकिन अब अंग्रेजों पे विश्वास नहीं करूंगा। और फिर इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। अंग्रेज क्या मोर्चा क्या खोलोगे, हम तुमको खोल देते हैं, रुको। अंग्रेजों ने 1919 ईस्वी में तुरंत क्या ला दिया, 1919 ईस्वी में इन लोगों ने रोलेट एक्ट ला दिया। रोलेट एक्ट, ये रोलेट एक्ट क्या था, इसे काला कानून गांधी जी ने कहा। काला कानून या ब्लैक लॉ, या फिर मेरे भाई विदाउट बैरिस्टर विदाउट आर्ग्यूमेंट लॉ, काला कानून इसे गांधी जी के द्वारा कहा गया। या इसी को बिना वकील बिना दलील, बिना वकील मतलब विदाउट बैरिस्टर, बिना दलील मतलब विदाउट आर्ग्यूमेंट लॉ भी गांधी जी ने इसे कहा। रोलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में धरना प्रदर्शन होने लगा कि रोलेट एक्ट नहीं चलेगा। इसी रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर में दो लोग विरोध कर रहे थे। अमृतसर में कौन कौन, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन, ठीक है ना, सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, और दूसरे हुआ करते थे सतपाल जी, ठीक है ना, एवं सतपाल जी। ये लोग अमृतसर में इस काला कानून का विरोध कर रहे थे। गांधी जी भी यहां दिल्ली से पहुंचना चाह रहे थे। गांधी जी ने दिल्ली से ट्रेन पकड़ी अमृतसर जाने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में उन्हें हरियाणा में पलवल में गिरफ्तार, ठीक है ना, पलवल, पलवल में गांधी जी क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। इन अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है ना, पलवल में गांधी जी गिरफ्तार हो गए। ये वहां पहुंच ही नहीं पाए, तो यहां आंदोलन चल रहा था। उधर 1919 ईस्वी में एक संधि हुई, सेब्रे की संधि, सेब्रे, ठीक है ना, सेब्रे की संधि, ट्रीटी ऑफ सेब्रे। ये किसके किसके बीच हुई, वर्ल्ड वार में एक देश था मुस्लिमों का टर्की, और दूसरा इंग्लैंड। टर्की और इंग्लैंड में लड़ाई हुआ था। इस लड़ाई में टर्की हारा था, इंग्लैंड जीता था। तो जो टर्की के ऑफिसर्स थे, ठीक है ना, अरे इंग्लैंड के ऑफिसर्स और टर्की के जो मुस्लिम धर्मगुरु थे खलीफा, उनके बीच में ये समझौता हुआ, खलीफाओं और ऑफिसर्स के बीच में, जिसमें खलीफाओं को काफी बेइज्जत किया गया ऑफिसर्स के द्वारा। जबरदस्ती मस्जिद की जमीन, लोगों के घरों की जमीन छीनी गई। इससे पूरे विश्व के मुसलमान दुखी हो गए, तो भारत के भी मुसलमान दुखी हो गए, और उन्होंने टर्की के खलीफा के समर्थन में, भारत के मुसलमान टर्की के खलीफा के समर्थन में, किसने, अली ब्रदर्स ने, लियाकत अली और शौकत अली, अली बंधु, ब्रदर्स मतलब भाई, ठीक है ना, अली बंधु द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया, खिलाफत आंदोलन, ठीक है ना, अंग्रेजों के खिलाफ। एक तरफ ये चल रहा था, दूसरी तरफ एक आंदोलन चल रहा था जिसका नाम हुआ करता था आपके कौन सा, दूसरी तरफ एक आंदोलन चल रहा था जो अमृतसर में एक्चुअली हुआ क्या, अमृतसर में एक्चुअली हुआ यूं कि इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया ओ डायर नाम के अंग्रेज ने। इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए दोनों लोगों की वहां की लोकल जनता ने 13 अप्रैल, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919, ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यहां ओ डायर ने, यहाँ पे लोगों ने, एक जल्ली नाम के पंडित जी हुआ करते थे, उनका बाग या उनका बगीचा था जिसका नाम था जलियावाला बाग। तो जलियावाला बाग में इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए लोग जुटे। जलियावाला बाग, ठीक है ना, इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए, जलियावाला, ठीक है ना, जलियावाला बाग मैस्करस या कांड, ठीक है ना। अब इसे
जलियांवाला बाग कांड को अंजाम दिया किसने? ओ डायर ने। निहत्थी भीड़ पे गोलियां चलवाई। इससे पूरे भारत में एक क्रांति सुलग गई। अब क्रांति सुलगी तो आंदोलन होना तय था। तो अंग्रेजों ने दबाव में आकर के जलियांवाले बाग हत्याकांड के लिए एक समिति बनाई, जिस समिति का नाम था हंटर समिति। हंटर समिति में अंग्रेजों को बचाने के लिए अंग्रेजों ने कई दलील दिए, और इस समिति के अनुसार इसने कहा कि कोई ज्यादा लोग थोड़ी मारे गए हैं, 379 लोग मारे गए हैं, अपनी रिपोर्ट में हंटर समिति ने कहा। तो गांधी जी ने इस हंटर समिति की रिपोर्ट को सरकारी लीपापोती कहा कि अंग्रेज दुष्ट हैं, ये सब क्या बताएंगे, हजारों लोग मारे गए हैं। तो गांधी जी द्वारा इस रिपोर्ट को किसकी नाम दिया गया? सरकारी लीपापोती, रेड टेपिज्म, ठीक है ना, लाल फीताशाही, सरकारी लीपापोती का इसको नारा दिया गांधी जी ने कि अंग्रेज झूठ बोल रहे हैं। और इस सरकारी लीपापोती से अलग होते हुए गांधी जी कहे कि हम अपनी समिति बनाएंगे। और इस जलियांवाले बाग हत्याकांड के लिए भारतीयों ने जो समिति बनाई उसका नाम था इन्वेस्टिगेशन कमेटी या तहकीकात समिति। भारतीयों ने कहा हम अपने हिसाब से जांच करेंगे। तहकीकात समिति में 3 लोग हुआ करते थे, ठीक है ना। तहकीकात समिति में 3 लोग, जवाहर मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना, ये आपके मोतीलाल नेहरू एक ये हुआ करते थे, नेहरू जी। दूसरे मदन मोहन मालवीय जी, 3 लोग इस समिति में थे, मालवीय जी। तीसरे मोहनदास करमचंद गांधी जी, ठीक है ना। ये जो 3 लोग थे, इन 3 लोगों ने रिपोर्ट किया और तहकीकात समिति ने कहा कि मिनिमम 1000 लोग मारे गए हैं और इसके लिए हम आंदोलन चलाएंगे। मिनिमम 1000 लोग मारे गए हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे इन्वेस्टिगेशन कमेटी। अब आंदोलन चला, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आंदोलन चलाया। तो गांधी जी जाकर के मुस्लिम लीग के लोगों से मिले, बोले कि देखो तुम भी अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन चला रहे हो, हम भी जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि दोनों आंदोलन को एक कर देते हैं और एक आंदोलन चलाते हैं। अंग्रेज और मुस्लिम लीग इस पर रेडी हो गई और मुस्लिम लीग ने इनके साथ होकर के एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन को कहा गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर असहयोग आंदोलन। अब हिंदू मुस्लिम एकता इस आंदोलन में अपने पीक पर थी। 1857 के बाद यदि कोई ईयर जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता पीक पर थी तो वो आपके हुआ करती थी कौन सी? 1920 ईस्वी की असहयोग आंदोलन, ठीक है ना, 1920 ईस्वी की असहयोग आंदोलन। अब इस 1920 के असहयोग आंदोलन में आपको ध्यान रखना है कि यह आंदोलन अपने पीक पर चला, बल्कि इतना पीक पर चला कि इस आंदोलन को बंद कराने के लिए 1921 ईस्वी में एक अंग्रेज राजकुमार जिसका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है ना, प्रिंस ऑफ वेल्स, ये भारत आया, ठीक है ना, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया 1921 में। ये क्वेश्चन पूछा है कब आया था, लेकिन ये भी असहयोग आंदोलन को बंद न करा सका। फिर एक दिन की बात है 1922 ईस्वी, ठीक है ना, फिर एक दिन की बात है 1922 ईस्वी, एक व्यक्ति जिसका नाम था भगवान अहिर, ठीक है ना, भगवान अहिर, ये जो व्यक्ति थे ये 1922 ईस्वी में बेसिकली ये उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक जगह के थे। चौरी चौरा, चौरी चौरा कांड क्या होता है जरा वो सुनो। चौरी चौरा भगवान अहिर यहाँ के लोकल नेता हुआ करते थे, वो असहयोग आंदोलन को लीड कर रहे थे, इनको अंग्रेज उठा ले गए। इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए भीड़ थाने के पास पहुंची। थाने में डरे हुए कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने थाने के बाहर आकर के फायरिंग की, जिसमें 2 लोग की जान चली गई। उन 2 लोगों की डेड बॉडी रख करके इनके गिरफ्तारी को विरोध किया गया। तो पहले तो भगवान अहिर को जेल से बाहर छोड़ दिया गया, फिर अंग्रेज डर गए थे, उसमें कुछ भारतीय सैनिक भी थे जो सिपाही का वो लोग अपने आप को थाने के अंदर बंद कर लिए कि हजारों की गुस्साई हुई भीड़ है, कुछ कर दी, हम लोग तो 10 करीब 22 लोग ही हैं। और भीड़ ने जब भगवान अहिर को देखा और उत्तेजित हो गई और भगवान अहिर भी 2 डेड बॉडी देख करके परेशान हो गए जो वहां के लोकल नेता थे। फिर गुस्साई हुई भीड़ ने उस थाने को घेर करके आग लगा दिया, जिसमें 22 लोग जिंदा जल के मर गए।
अब इस 22 लोग के जिंदा जल के मरने की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, बंद कर दिया या स्वरूप बदल दिया। तो जो भी मास्टर आपको ये पढ़ाता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, आप गूगल से लेके कोई किताब पढ़ लेना, गांधी जी ने बंद नहीं किया था, स्वरूप बदल दिया था। ठीक है ना, आंदोलन का स्वरूप बदल दिया, क्योंकि गांधी जी का यह मानना था कि अगर अब इसी तरह ये जो असहयोग आंदोलन है ये फाइनली बंद हुआ था 1924 में, ये भी मैं डेट भी बता दे रहा हूं, 1922 में नहीं बंद हुआ था, गूगल करके देख लेना, डेट तुम्हें मिलेगा या तो 1924 या 1923.24 लिखा हुआ। ठीक है ना, गांधी जी ने क्यों स्वरूप बदल दिया, सब इनके विरोध में आ गया। तो लोग इनसे कहे, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि ये तो ठीक उसी तरीके से हुआ जैसे पूरे भारत को एक छोटी सी गलती की सजा भुगतनी हो, क्योंकि हिंदू मुसलमान एकता अपने पीक पर चल रही है, हम आजाद हो सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी के इस निर्णय को राष्ट्रीय दुर्भाग्य की संज्ञा दी। वहीं सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने भी इससे अलग होकर के कांग्रेस से पार्टी ही छोड़ दी। तो गांधी जी से लोगों ने पूछा कि जब हिंदू मुस्लिम एकता इतने अच्छे से चल रही थी, आंदोलन ऐसा चल रहा था कि अच्छे से आजादी मिल जाती, तो आपने ये क्यों ऐसा कर दिया। गांधी जी का तब स्टेटमेंट था, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपके कमेंट यहां ओपन कर देता हूं, नहीं तो आपको लगेगा कि ऐसे नहीं ऐसे। गांधी जी का स्टेटमेंट था, अभी आप लोग के लैंग्वेज में मैं इसको समझाता हूं कि सुबह सुबह उठ के पेपर में ये पढ़ लेना, सुबह सुबह उठ के पेपर में ये पढ़ लेना कि बॉर्डर पे एक जवान शहीद हुआ, आसान है आपके लैंग्वेज में। पेपर में ये पढ़ लेना, एक्सीडेंट में पिता पुत्री सहित एक परिवार कुचला गया ट्रक के टायर के नीचे, आसान है। लेकिन ये कठिन है कि अपना बाप मरा हो, अपनी मां मरी हो, अपना सगा भाई पत्नी बेटा बेटी मरी हो, उसको पचा लोगे। ये जो थाने में 22 लोग मरे, इसमें अंग्रेज 3-4 थे, जो भारतीय मरे, किसी का बाप मरा, किसी का बेटा मरा, कोई अनाथ हुआ। तो ये कहना बहुत आसान है, ये कहना बहुत आसान है कि अरे इतनी बड़ी आजादी की लड़ाई में कुछ लोग की तो कुर्बानी होगी। वो कुर्बानी तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहन की हो तो तुमको कुर्बानी का मतलब समझ में आएगा। और किस आजाद भारत की कल्पना चाहते हो तुम लोग, ये गांधी जी का स्टेटमेंट था। अगर मैं, गांधी जी कहे कि उस समय एक बात तो था ना कि 1922 में अहिंसा का सबसे बड़ा चेहरा गांधी जी हुआ करते थे। अगर गांधी जी भी इस अहिंसा को, हिंसा को, 22 लोग के जिंदा जलने को अनुमति दे देते, तो इसका एक इनडायरेक्ट मतलब यह भी होता ना कि अब पूरे भारत में दंगा फसाद करो, हजारों लोग मरे तो मरे लेकिन आजादी ले लो, लाखों लोग मरे तो मरे लेकिन आजादी ले लो। इसका एक इनडायरेक्ट मतलब तो यह भी हुआ ना, ठीक है ना। इसका एक इनडायरेक्ट मतलब तो यह भी हुआ ना लल्ला। तो फिर अब सोचो, तो गांधी जी का ये आंदोलन मैंने और मैं ये कहा कह रहा हूं कि मैं आंदोलन बंद कर रहा हूं, मैं स्वरूप बदल रहा हूं। जो 1000 की भीड़ चलती तो भीड़ कुछ भी कर सकती है, लेकिन 2-3 लोग अगर रहेंगे तो वो कुछ नहीं करेंगे। जैसे कि अब आंदोलन ऐसे चले कि सरकारी लोगों का विरोध, अंग्रेजों का विरोध, सरकारी कपड़ों का विरोध, सरकारी नियमों का विरोध, सरकारी चीजों का विरोध, ऐसे असहयोग आंदोलन करो, ठीक है ना। ऐसे आंदोलन करो तुम। ऐसे आंदोलन मत करो कि भीड़ के रूप में 1000 लोग जुड़ गए, 20 लोग का घर जला दिए, उसी में 10 ठो अंग्रेज तो 1000 भारतीय मर रहे हैं। ये कोई आंदोलन नहीं होता। गांधी जी को अपनी जगह वो स्वयं सही मान रहे थे, कई नेता अपनी जगह सही मान रहे थे। क्या ये सच नहीं है? और अल्लाह, हम लोग को ना गलत पढ़ाया जाता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद किया। नहीं बंद किया था, 1923-24 में इसका कंप्लीटली बंद हुआ था। इनका जब स्वास्थ्य खराब हुआ था, स्वरूप बदला था गांधी ने। और वो इसलिए बदला था कि 1000-1000 लोग एक साथ न चलें, दंगे बवाल हो जाते हैं, दुकान लूट जाती है, मारपीट हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? और क्या गलत यहां पे विचार था? सही बात कह रहे हैं कि नहीं? तो ऐसी कई बातें होती यार, दूर से पढ़ना। मैं तो कह रहा हूं, तुम लोग में से कई लोग भगवान अहिर का नाम नहीं सुने होंगे, इस कांड को इस तरीके से नहीं सुने होंगे। लेकिन नहीं, हमने सुना गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, सर गांधी दुष्ट था। अरे पागल, क्या तुमसे हम बात करें और क्या हम कहें लल्ला, ठीक है ना। उस परिस्थिति में अपने ऊपर लेके देखो, बुरा मत मानना मेरी बात को, तुम समझने के लिए जरा समझो कि अपने पिता अभी डेड बॉडी यहीं पड़ी हो, मम्मी अभी डेड बॉडी यहीं पड़ी हो, कोई मार के भीड़ चली गई हो, आजादी चाहिए तुमको उस समय कि तुमको लगेगा कि 1000 के 1000 लोग को खड़ा करके गोली मार दें?
सही कह रहे हैं कि नहीं? पेपर में पढ़ लेना कि देश का एक जवान शहीद हुआ, और वो जवान जिसका पति है, जिसका बाप है, जिसका भाई है, जिसका बेटा है, उसके घर जाके देखो जिस दिन वो डेड बॉडी घर जाती है, तो ये 22 लोग जो जले, आसान था ये कह देना कि आजादी में 22 लोग तो मरेंगे ही मरेंगे, ठीक है ना? वो ना अपने ऊपर जब पड़ती है तब समझ में आता है कि क्या होता है बाप का मरना, क्या होता है माँ का मरना। आंख के आंसू नहीं सूखते हैं जब माँ बाप मर जाए तो। खैर, तो इस तरीके से 1922 में चौरी चौरा का कांड की वजह से इसका स्वरूप बदल दिया। अब इस घटना से दुखी हो गए भारत के बहुत सारे दिग्गज नेता, बहुत सारे दिग्गज नेता दुखी हुए, और उनमें से एक लोग थे 1923 ईस्वी में, उन लोगों ने एक अलग पार्टी बना ली कांग्रेस से हटकर, स्वराज पार्टी। और ये बड़े दिग्गज नेता थे दोनों लोग। एक लोग का नाम था चित्तरंजन दास जी, CR दास जी, ठीक है ना, चित्तरंजन दास जी। और एक लोग का नाम था मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है ना, मोतीलाल नेहरू जी। इन लोगों ने 1923 में एक पार्टी बना ली, ठीक है ना, 1923 में एक पार्टी बना ली। 1924 ईस्वी, अब एक भारतीय क्रांतिकारी, यूं कहा जाए, जिनका नाम था सचिंद्र सान्याल जी, ठीक है ना, सचिंद्र सान्याल जी। इन्होंने कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक नई क्रांतिकारी संगठन का गठन कर दिया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। फिर से सुन लो क्योंकि मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और इन सचिन सान्याल जी की किताब आपके पेपर में अक्सर पूछता है, इनकी किताब का नाम है बंदी जीवन, ठीक है ना, इनकी किताब का नाम है बंदी जीवन। 1923-24 की ये बड़ी घटना घटी, ठीक है ना, ये बड़ी घटना घटी। 24 पे रोक रहा हूं, कल 1925 से आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना, आज 24 पे रोक रहा हूं, कल मैं एक्स्ट्रा क्लास लगवा लूंगा। और आप लोग से एक और मेरा रिक्वेस्ट है, जब मैं आज शाम 7 बजे YouTube पे लाइव आऊं SSC अड्डा पे, याद रखिएगा मैं कहां पढ़ाता हूं, SSC अड्डा, आज शाम में 7 बजे आ जाओ, या फिर मेरे लल्ला कल सुबह 8 AM पर आ जाओ। एक वहां पे मैं लिंक दूंगा, मेरी बात सुन लो, ठीक है ना, एक वहां पे मैं लिंक दूंगा, उस लिंक में वो मेरे नाम का लिंक होगा, अड्डा का ऐप अपने भाई बहन जो तैयारी कर रहे हो उनके मोबाइल में डाउनलोड कर लेना, क्योंकि मैं अपना एक पेड बैच फ्री करने वाला हूं, ठीक है ना, मैं अपना एक पेड बैच फ्री करने वाला हूं। तो उसके लिए आपके मोबाइल में एक फ्रेश अड्डा का ऐप होना चाहिए। जिन लोग के पास मोबाइल नहीं है अपनी, भैया पापा की मोबाइल है, मम्मी ने कहा हम नया खरीद लें, ठीक है ना, तो वो कर लेना, क्योंकि मैं 31 तारीख को एक पेड बैच फ्री करने वाला हूं, ठीक है ना। तो आप, हाँ, लैपटॉप में हो जाए तो हो जाए, जैसे कि मेरा जो YouTube पे लेक्चर मैं दिखा दे रहा हूं तुम लोग को, वहां से जाके उसके लास्ट में LD है जो मैं आपको लिंक दूंगा, और मेरी ही लिंक हो तो ऐप डाउनलोड यार फ्री का हो जाएगा, शायद उसके लास्ट में LD है, LD 26LD। जैसे ये मोबाइल उठाओगे ना, ये देखो यहाँ पे मैं चला के दिखा दे रहा हूं तुम लोगों को, जैसे ये YouTube है, ठीक है, YouTube। अब इसमें मेरा लेक्चर ओपन कर लोगे जहां भी मैंने पढ़ाया हो, करंट अफेयर का, चलो मेरा सुबह करंट अफेयर का देख लेना, ठीक है ना, ये SSC अड्डा, ये शुरू से देख लो, SSC अड्डा ओपन किए, SSC अड्डा के लाइव सेक्शन में चले गए, अब सुबह का मेरा करंट अफेयर देख लो, ठीक है, सुबह के करंट अफेयर सेक्शन में चले जाना, यहाँ पे ये सुबह का करंट अफेयर, सुबह के करंट अफेयर में जाने के बाद यहाँ पे जाकर के ये मोर में जाना, मोर में ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यहाँ पे देखोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यहाँ पे क्लिक करना, बहुत सारी लिंक आएंगी, उसमें डाउनलोड और अड्डा ऐप आएगा, पहला लिंक आएगा डाउनलोड और अड्डा ऐप, वहां पे लिखा, उस ऐप में 26LD लिखा हो, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है 26LD, शाम 7 बजे वाले में भी मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। एक फ्रेश ऐप डाउनलोड करना, अपने भाई बहन जो तैयारी करते हैं उनकी मोबाइल में, मैं एक बैच फ्री करूंगा 5000 स्टूडेंट्स का, तुम लोग उसको ले लेना, निश्चित मजा आएगा तुमको। तो एक मोबाइल का जुगाड़ करना है, ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है ना, ठीक है ना, फ्रेश ऐप डाउनलोड करना सब लोग। अब जो लोग तैयारी कर रहे हो, सबके लिए नहीं है, जो लोग तैयारी कर रहे हो, जैसे आपका भाई बहन तैयारी कर रहा है उसके मोबाइल में नहीं है, ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। 5000 लोगों को मैं अपना पेड बैच, एक मैं कहूंगा मेरी बहन की वजह से फ्री करने जा रहा हूं। कोई लड़की थी वो बेचारी कल लिख दी कि सर मैं, मेरी शादी हो जाएगी, मेरी तैयारी करवा दो,
और मैंने निर्णय लिया है कि उसका जीएस ही वीक था, तो मैंने कहा जीएस में सबसे ज्यादा स्टैटिक वगैरह आता है, मैं वो पढ़ाऊंगा। तो फिर एक लड़की क्यों, मैं सभी को पढ़ाऊंगा, 5,000 लोग को पढ़ाऊंगा, जो मैं फ्री कर सकता हूं। तो प्लीज सब लोग कर लेना, ठीक है ना, प्लीज सब लोग कर लेना, वादा करो कि सर हो जाएगा, एक मोबाइल में हम लोग कर लेंगे। शिवांगी, खुशबू, पुरंजन, रोहित, सभी लोग, मौसम, धीरज कुमार, अर्पित, सभी से रिक्वेस्ट है, आपके घर में मोबाइल होगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना लल्ला। ये मेरी गुरु दक्षिणा होगी, ये समझ लो, ठीक है। हाँ, लेकिन जो लोग तैयारी करते हैं वो सभी लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे, एक्स्ट्रा लेक्चर रहेगा कल, ठीक है, एक्स्ट्रा लेक्चर रहेगा कल।